हम लोग, है ना। और यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक चल रहा था कहाँ गैप हो गया है, ये है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, है ना। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, रामदेव मिश्रा जी के बारे में बताया था आपको। क्या क्या जो कुछ जानते हो सब बता डालो। और मर गए थे, मर गए नहीं थे, ठीक है चलेगा। हाँ ठीक, आगे। हाँ, कौन कौन से वर्ड थे, फिर से बोलो। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ये क्या है यार, इंस्टीट्यूट है बच्चे मेरे, इंस्टीट्यूट का नाम बता रहे हो, इंस्टीट्यूट के वर्ड बना दिए। MEF का फाउंडेशन किया उन्होंने 19 IC 19, सब सो रहे हैं, ये तो दो, कब हुआ था MEF, कौन उससे सुना, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट का फाउंड 1984, सुन तो लिया करो। NCPC फाउंडेशन का बताया, और इसके अलावा NCPC 1972 में दो डेटा और बताया था, क्या, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, कौन किसने, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में। और हमने बताया था 1972 में जो लायन एक्ट या टाइगर एक्ट भी इसी उसमें आया था, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो किनके अंडर में ये PhD इनको मिला था, WH पियर्सन, 1937 में इनको PhD मिला था, कौन से यूनिवर्सिटी से, लीड्स यूनिवर्सिटी, कौन सा, लीड्स यूनिवर्सिटी से इनको अवार्ड मिला था। तो इसका साथ ध्यान रखिएगा। और अब तक जो है लगभग 50 से ज्यादा लोगों को अवार्ड दिया जा चुका है, किसमें, MSc की, PhD का, है ना, PhD का, ठीक है। और फिर हमने बताया था ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पे हमने बताया कितने माइक्रो लेवल होते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कितने बताए थे, 9, ठीक, कौन कौन बताया, नाम बताइए उसका, टिश्यू, और 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 ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, बायोम पहुंच गए नहीं, बस हो गया बायोम पे, बिल्कुल बिल्कुल, क्या है बायोम। अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, उसके बाद क्या है हमारा, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, ठीक है। हाँ, तो ये इसमें डिफरेंस समझते हो, बता दिया मैंने, क्या डिफरेंस है, आगे जब पॉपुलेशन में डिफरेंस बता ही चुके हैं आपको, है ना। इसको मैं थोड़ा सा भूल गया तो मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, इधर आ जाओ थोड़ा सा, भागना मत उधर, अरे यार, छोटा कर दो ना, छोटा कर दो थोड़ा सा, आ जाओ इधर, बस ठीक, बस ठीक, बस बस बस। देखो, इसमें एक पॉइंट जो है आपको बताना था, वो मैं शायद मिस कर गया, आ जाओ, देखो जैसे हमने बताया, क्या देखो, ये हमारा W रहा है, हाँ हाँ हाँ, देखो, हेलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन अब ये जो है, ये क्या ऐसे बोलोगे, ऑर्बिजम, हाँ, गोलू मोलू, फिंगर, उसकी अंगुलियां कितनी, देखो, एक में 3, एक में 4, बाकी उड़ गई। अब क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिजम, डोरेमोन, ढोलकपुर से डोलू आया है, हा हा हा, ये देखो हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या बन गया, देखो क्या बन गया, पॉपुलेशन, ये बन गया हमारा पॉपुलेशन। हाँ, W के बच्चे, ये देखो W के बच्चे, एक ही टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो ग्रुप होंगे उनके बोलेंगे हम लोग पॉपुलेशन, ये बन गया हमारा पॉपुलेशन ठीक है। और बहुत सारे पॉपुलेशन को ऐड कर दो तो क्या बनेगा, देखो, तो एक ये हो गया पॉपुलेशन, ठीक, और इसमें हम कुछ और ऐड करने जा रहे हैं, इनकी कान तो है ही नहीं है, कान इनके जो है गैप कर दिया, ठीक, देखो
क्या बन गया अब? हैं? नहीं भैया, बताओ क्या बन गया? कम्युनिटी। जैसे बताओ क्या बन गया ये? इकोसिस्टम, यस। क्या खास बात इसमें देखो, यहाँ पे क्या है? हाँ देखो, ए बायोटिक फैक्टर कौन है यहाँ पे? सन। और ये क्या है? बायोटिक फैक्टर। ये हो गया बायोटिक फैक्टर। और ये क्या हो गया? ए बायोटिक फैक्टर। ये बनाते क्या है? इकोसिस्टम। ठीक, लिखवाएंगे तो बेटर है कि आप इससे समझ जाओगे। तो ऑर्गेनिज्म से क्या बना? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से ये बायोटिक फैक्टर डाल दो, क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम। क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम। और कई सारे यहाँ पे इकोसिस्टम, ठीक है, यहाँ देखो, कई सारे पॉपुलेशन मान लो आ जाए, जैसे ये है, अब बताओ। अब क्या बन गया? कम्युनिटी। हो जाएगा कम्युनिटी। बस में कुछ और खास बात यहाँ पे देखो, बहुत सारे स्पीसीज आ गए। क्या है? बहुत सारे स्पीसीज आ गए। इधर देखो यहाँ पे, और साथ साथ इसमें जो रहेगा आपका सनलाइट तो रहेगा ही रहेगा। ये देखो, तो रहेगा। ठीक है, तो इकोसिस्टम ये था। और इसमें क्या हुआ देखो, दो स्पीसीज आ गए, दो या दो से ज्यादा आ जाएगा, कौवे आ गए, बर्ड्स हो गया, और यहाँ पे आ गए, तो नाम हो जाएगा क्या? कम्युनिटी। तो बहुत सारी कम्युनिटी आके मिल जाए तो क्या बन जाएगा? बायोम। है कम्युनिटी, सीक्वेंस पे लिखा हुआ है ना? अरे ठीक है, देखो, ऑर्गेनिज्म हो गया, ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से क्या बनेगा? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से कम्युनिटी। ये सीक्वेंस नहीं है। कम्युनिटी से इकोसिस्टम है, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई साहब। देखो, देखो देखो देखो, यहाँ पे ना एक्चुअली सीक्वेंस ऐसे बना देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं देखो देखो, ठीक है ठीक है, यहाँ देखो, ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से क्या बन गया हमारा? कम्युनिटी। ठीक है, अब इसको मैं जो है, अब ठीक है, अब ठीक है क्या? ये रो, हाँ, इस एरो को तो ऐसे उड़ा दो तो ये बन गया। अभी हो गया ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या है हमारा देखो, देखो, तो ऑर्गेनिज्म हो गया, ऑर्गेनिज्म से क्या होगा? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से क्या हो गया? कम्युनिटी। कम्युनिटी में हमारा एक से ज्यादा जो पॉपुलेशन होगी वो मिलेगी, और इसी में हम लोग क्या मिला देंगे? क्या? एबायोटिक फैक्टर। तो क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम। और बहुत सारे इकोसिस्टम ले लो तो उसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे बायोम का फॉर्मेशन बन जाएगा। जैसे इसमें हमने सिर्फ एक ही एबायोटिक फैक्टर दिखाया, तो आप क्या दिखा सकते हो इसमें? जैसे सनलाइट। और क्या दिखा सकते हो? जैसे कि हाँ, माउंटेन हो गया, पानी हो गया। मान लो है,
ये देखो यहाँ पे क्या क्या हो गया, देखो सन हो गया, साथ साथ में ये पॉपुलेशन हो गया कई सारे, ठीक है। इनको मिला के बता की पॉपुलेशन, बर्ड्स की पॉपुलेशन, और यहाँ पे कितने हो गए देखो। और बना दें। तो इसमें कई सारे एबायोटिक फैक्टर आ गए, साथ साथ में हम जोड़ सकते हैं और भी सब चीजें, अगर आप चाहो तो इसको जोड़ दो। ये जोड़ सकते हैं इसमें माउंटेन, ठीक इस तरीके से यहाँ पे जोड़ सकते हैं। यहाँ भी क्या बन गया देखो, इसमें क्या बोलिएगा, हो जाएगा बायोम, ठीक है। इंडिया में कितने मेजर बायोम बताया मैंने आपको, इंडिया में कितने मेजर बायोम, चार, कितने, चार। लीडर मिस्टर स्टार सिद्दीकी, हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टार। विकास कुमार वहीं से देख रहा है लग रहा है, स्टार, ओके क्लियर है, अब ठीक है ना। तो ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा देखो, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से क्या बनेगा कम्युनिटी, और कम्युनिटी से क्या बनेगा इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से क्या बनेगा यहाँ पे बायो, ठीक है। और यहाँ पे देखो कई सारी यहाँ पॉपुलेशन है, यहाँ एक बर्ड्स की पॉपुलेशन हो गई, यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ ने दो बताया, दो से ज्यादा भी हो सकता है, और ये क्या बन गया बायोम, ठीक है। अब लोग क्या कर रहा है, अब ये जो कुछ पोर्शन ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हमने बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर लिए थे, इकोसिस्टम हो गया, और बहुत सारे यहाँ पे पॉपुलेशन ले लगी, बहुत सारे इकोसिस्टम, मतलब इसके बहुत सारे नंबर ले लिए, मतलब एक ये ले लिया, दूसरा हमने बर्ड्स ले लिया, तीसरा हमने बतख ले लिया। यहाँ पॉपुलेशन देख रहे हैं कई चीज़ों की, तीन चीज़ों की, एक बर्ड्स का हो गया, बर्ड्स मतलब एक प्रो की और एक ह्यूमन की और एक बतख की, साथ में एबायोटिक फैक्टर तो यहाँ पे है, तो बहुत सारे आप पॉपुलेशन ले लो साथ में, उसमें एबायोटिक फैक्टर तो क्या बायोम, ठीक है। और ये हम लोग बात जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम की बात करते हैं, वो प्रॉपर्टीज किसकी होती है कम्युनिटी की, ये कह सकते हैं कम्युनिटी प्रॉपर्टी किसकी होती है इकोसिस्टम की। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे यहाँ पे इकोसिस्टम वाला टाइप टॉपिक, तो उसमें अलग से हम लोग बात करें, ये तो टॉपिक ये हो गया, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा बताना था इसमें। तो अगर आपसे पूछते कि ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत सारी मिलती है तो कम्युनिटी, और कम्युनिटी बहुत सारी मिलती है साथ में एबायोटिक फैक्टर होगा तो इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम होगा तो बायोम, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इंडिया में मेजर बायोम कितने बताया था हमने, चार, और वर्ल्ड में कितने बताया, छः। पहला बताओ डेजर्ट, दूसरा बताओ ग्रासलैंड, उसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसके बाद टेम्परेट, टेम्परेट कॉनिफेरस और आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। हाईएस्ट मैट और मैप कहाँ बताया था, हाईएस्ट मैट एंड मैप, हाईएस्ट मैट एंड मैप कहाँ बताया था आफरीन, आकांक्षा कहाँ भेज दी है, आकांक्षा को है? नहीं है, घर पे ही है, सो रही होगी ना, अरे 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 कहाँ, है हाईएस्ट टेम्परेचर, नहीं वही है हाईएस्ट मैट एंड मैट दोनों वही है, ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट दोनों में। क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, रिपीट क्वेश्चन, हाईएस्ट, पूरा डिटेल लिखवा देंगे हमने, ठीक है पूरा लिखवा देंगे, अपने तो क्वेश्चन मत करो, ठीक है। हाईएस्ट मैट और मैप की बात आएगी तो क्या बताएंगे, अमेजन रेन फॉरेस्ट, इसी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी प्लांट की बहुत ज़्यादा है, बहुत डेंसली जंगल है ना, ठीक है। तो यहाँ से मेडिकल चलेंगे तो वहाँ पे हम लोग कहाँ चलेंगे, अमेजन रेन फॉरेस्ट जंगल में घूमेंगे, ठीक। देखो सर कह रहे हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे जैसे ये इकोसिस्टम है, ठीक है, ये इकोसिस्टम हो गया, उसके बाद क्या बनेगा यहाँ पे बायोम। वर्ड में मैंने बताया था, हाँ डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कोनिफेरस और आर्कटिक एंड एल्पाइन। कौन सा ऐसा था जो ओवल शेप था, अंडाकार है, टेम्परेट वाला था। कौन सा ऐसा था जो कोन जैसा था, कौन सा, कोनिफेरस, कौन सा है कोनिफेरस, ठीक है, वो कोन जैसा था, ठीक है। चलो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जो व्हाइट होते जनरली, ऐसा क्यों बताया तुमने, हाँ कैसा, टू बी विजिबल, आसानी से विजिबल हो जाए ताकि पॉलिनेशन आसानी से हो सके, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे हमने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट मेजर एबायोटिक फैक्टर कौन बताया था, टेम्परेचर। सेकेंड मोस्ट कौन सा था, वाटर था। टेम्परेचर की बात करते थे तो इक्वेटर से पोल पे जाने पे टेम्परेचर डिक्रीज होता था, प्लेन से माउंटेन जाने पे डिक्रीज होता था, क्या होता था डिक्रीज होता है, ठीक है।
और बताया था जो मैंगो ट्री होता है वो कहाँ पे नहीं ग्रो करता, कनाडा और जर्मनी, वो कैसे कंट्री है, टेम्परेट कंट्री है, वहाँ पे ग्रो नहीं करता। ट्यूना फिश कहाँ नहीं पाया जाता है, ट्यूना फिश कहाँ नहीं पाया जाता, बियन टॉप का लेटिट्यूड। और स्नो लिपर्ड केरला फॉरेस्ट में, केरला फॉरेस्ट में स्नो लिपर्ड ढूंढने से नहीं मिलेगा क्योंकि उनका हैबिटेट अलग है। पास में जैसे आपसे कोई बोले, आपसे आकांक्षा कल वाक्य बोलो, मैंने बाहर महानगर चौराहे पे कंगारू देखा, पागल कहेंगे, झूठ बोलो, मानोगे आप? कंगारू कहाँ जाएगा, यहाँ पे कंगारू जाने के देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक, चलो ये हम लोग बात करें यहाँ पे। इसके बाद हमने यहाँ पे वो एबायोटिक फैक्टर बताया था, एबायोटिक फैक्टर के अलावा क्या क्या चीज बताई थी हमने आपको, कुछ बायोटिक फैक्टर बताया था, है ना। बायोटिक फैक्टर में कोई भी हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है बताओ, कॉम्पिटिटर हो सकता है, ठीक है। तो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर मिला के हमारा बनता है कौन, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो पहला बताया तुमने टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा और कहते हैं कुछ आगजम ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो क्या बोला तुम लोग, यूरी थर्मल, और कुछ नैरो रेंज को ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करते तो बोलते हैं स्टेनो थर्मल होता है। तो यूरी थर्मल हो गया और स्टेनो थर्मल हो गया। दूसरा कौन सा था हमारे पास, वाटर, ठीक है, क्या है, वाटर, ठीक है। और वाटर हमने बताया था यहाँ पे कि वाटर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, कि वाटर की प्रेजेंस से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वाटर उसके लिए जरूरी है, बस में। और कह रहे हैं कि जो लाइफ है वो कहाँ पे बना हुआ है, वाटर में, और बिना पानी के कोई भी आगजम सर्वाइव नहीं कर सकता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो वाटर के बारे में यहाँ बताया। दूसरा हमने बताया था लाइट के बारे में, लाइट में बताया था यहाँ पे जो जानवर होते हैं, चिड़िया होती हैं, अपने चारा खोजने के जो टाइम कैसे डिसाइड करते हैं, लाइट को देख के, लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, और कौन सा है, वाटर। तीन फैक्टर हमने यहाँ पे बता दिया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ आगे हम यहाँ पे करवा देते हैं, देखो और यहाँ पे अच्छा वाटर मैंने एक्चुअली बताया था, उसकी जो कंसंट्रेशन होता है साल्ट को, तो किसे मेजर करते हैं, पीपीटी में, पार्ट्स पर 1000। जैसे इनलैंड वाटर के लिए कितना बताया था, लेस देन 5, सी वाटर के लिए 30 to 35, और हाइपरसलाइन लगून के लिए ग्रेटर देन 100 पार्ट्स पर 1000। और कुछ ऐसे भी होते हैं बताया था यहाँ पे जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन को बर्दाश्त कर लेते हैं, क्या बोला था हमने उसके लिए, हाँ, यूरी एलाइन, है ना। और जो कम बर्दाश्त करते हैं उसको बोलते हैं स्टीनो एलाइन, ठीक है। ये बात करें, इसका जो टॉपिक था हमारा इससे पहले, इकोलॉजी से पहले, वहाँ हमने बताया था कुछ फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, बताओ कौन सा है, हो गया गड़बड़ कर, हाँ बताओ, एजोस्पर्म। आज मैं फ्री हूँ, याद आया कुछ, आज मैं फ्री हूँ, तो क्या होगा, एजिटोबैक्टर और एजोस्पर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट किया गया है, तो देख लेना, इसमें गड़बड़ मत कर देना, नाइट्रो बैक्टर मत कर देना, ठीक, एजिटोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास, एजिटोबैक्टर एजोस्पाइलम, ठीक है। और कौन सा सिम्बायोटिक था, राइजोबियम होता है। कौन सा आठवें टॉपिक में था, साइनोबैक्टीरिया, जिसमें आते थे एनाबिना और नाउस्टार, ठीक है। और ये बताया था यहाँ पे जो माइक्रोराजा होता है उसकी जीनस बताई थी, कौन से फंजाई होते हैं, ग्लोमस, क्या था, ग्लोमस बताया था यहाँ पे, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कौन कौन सी गैस बनती है, मीथेन H2S, हाँ, CO2, मीथेन H2S और CO2 बनता था, जबकि वहां पे गोबर गैस, वहां पे मीथेन H2 और CO2 बनता था, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ से निकालते हैं बताओ, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से, क्या खास बात है ये, क्लॉज ब्रेस्टर होता है। स्टेटिन, हाँ, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, स्टेटिन क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, कहाँ से निकालते हैं, आईसी मोलस्कस परप्यूरिया से, कहाँ से निकालते हैं, मोलस्कस परप्यूरिया से। और साइक्लोस्पोरिन ए कहाँ से निकालते हैं, क्या बोलेंगे, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए निकालते हैं, जो क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। एंड सीएमआई जिम्मेदार है कि ह्यूमरल, सीएमआई जिम्मेदार होता है, है ना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसके लिए जिम्मेदार होती है। स्लाइवा कौन सा बैरियर प्रोवाइड करता है, एसिड जो है, टीयर्स जो है, स्किन जो है, इंटरफेरॉन जो है, पीएन, हाँ, साइटोकाइन, ठीक है। पीएमएनएल कौन सा है, सेलुलर हो जाएगा, ठीक। और एंटीबायोटिक हमने सेफ बताया था कैसा होता है, वन टर्म, इसमें एन टर्मिनल होता है कि सी टर्मिनल,
एन टर्मिनल एंटीजन कहाँ पे जुड़ेगा, एन टर्मिनल पे, ठीक, और तो जुड़ के उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक। और कितने हमने बताया था डाइसल्फाइड टोटल, कितने फ्री बताए थे, 12, एक हैवी एक लाइट चेन के बीच में एक होता है, 2 हैवी चेन के बीच में 2 होते हैं, ठीक। हमने बताया था यहाँ पे नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया, बैंथम एंड हुकर। आर्टिफिशियल किसने दिया, लिनियस ने दिया, ठीक है, किसने दिया, लिनियस ने दिया, ठीक। और बताया था यहाँ पे कि जो कैरेगिन कौन से एल्गिस निकाला था, कैरेगिन रेड एल्गी, एल्जिन कहाँ से निकाला था, अगार अगार कहाँ से निकाला था, अगार अगार रेड एल्गी निकाला था, ठीक है। और बताया जो स्टोर फूड मटेरियल होता है रेड एल्गी में कौन सा होता है, क्लोरिडियन स्टार्च, एंड इट इज सिमिलर टू माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, बस में माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। आपके बॉडी में जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म, बहुत अच्छे, स्टार्च के फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, भाई ग्लाइकोजन, स्टार्च प्लांट स्टोर करते हैं, हम लोग कब तक कहने लगे, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। हाँ हाँ, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में होता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। और फैट के फॉर्म में भी हो सकता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिमिटेशन होती है जो होता है लीवर सेल में, लेकिन जो फैट के फॉर्म में होती है बहुत ज़्यादा, मान लो कोई खा रहा है, जरूरत से ज़्यादा खा रहा है, 10-10 रोटी, 5-5 रोटी, 20-20 रोटी खा रहा है, काम कुछ कर नहीं रहा है, चाय भी पी रहा है, अचार भी खा रहा है, सब उड़ाया जा रहा है सुबह शाम, फिर मिल गया है, मौसी के यहाँ बैठी हुई है, क्या होगा फिर, वो कुछ तो लीवर में होगा और उसके बाद फिर वो फैट में जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फैट में जमा होने की कोई भी लिमिट नहीं है, खा खा के पूरा बन जाएंगे गोल मटोल अदनान स्वामी। देखो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, चल भी नहीं पाएंगे, है ना, कोई गलती से उनको अगर छेड़ दिया तो छोड़ के भाग गया पीछे से, मजा ले दौड़ा लेंगे उसको, नहीं पुलिस वाले नहीं होते जो डंडा लेके खा के इतने मोटे हो गए पेट फुला लिए, डंडा लेके कोई पीछे अगर मान लो चोर भागे भी तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे। देखो यहाँ पे चोर वाले खुद छेड़ना शुरू कर देंगे पुलिस वाले को, देखो यहाँ पे। अब दूसरी बात करें, जो हमने बताया था कि जो हाँ लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट में कह रहे कुछ छोटे छोटे प्लांट होते हैं, कुछ बड़े बड़े प्लांट होते हैं, छोटे प्लांट को लाइट नहीं मिल पाती है, हल्का फुल्का लाइट मिलेगी तो हल्का फुल्का इनमें ग्रोथ होता है, मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे, कौन, छोटू प्लांट, ठीक, प्रॉपर का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। कैनोपी वाले जो प्लांट होते हैं वो इनको नुकसान पहुंचाते हैं। हमने बताया था कि जो बहुत डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स होता है वहां पे एल्गी पाए जाते हैं, कौन एल्गी, रेड एल्गी, उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है नॉर्मल इंफ्रारेड तो पहुंच नहीं पाएगा, तो पहुंचे कौन सा, अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, तो रेड एल्गी अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे और उससे खाना बनाएंगे, खाना बनाने के बाद ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन पूरे जो पानी में रहने वाले जानवर उनको ऑक्सीजन मिल जाएगा, बाकी खाना वो बना ही लेंगे, ठीक है। जो ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो देखो यार, कारा मोनोसियस की डाइसियस, कैसा है, मोनोसियस है, कारा कैसा है, मोनोसियस, टेपम कैसा है, मोनोसियस, लीच कैसा है, मोनोसियस, अर्थवम कैसा है, मोनोसियस, काकरोच कैसा है, डाइसियस, कारा कैसे है, मोनोसियस, कैसा है, ह्यूमन कैसा है, डाइसियस, ह्यूमन कैसा है, डाइसियस, ठीक है। टेपम कैसे बताया था हमने, मोनोसियस बताया था, ठीक। पपाया, डेट पाम, डाइसियस, ठीक है, पपाया डेट पाम कैसे हो गए, डाइसियस हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम लोग इम्ब्रियो को, ठीक है, या सीड को हम रखते हैं नाइट्रोजन के सोल्यूशन में, कितना टेम्परेचर रखते हैं, 196 नहीं, -196 डिग्री नाइट्रोजन के सोल्यूशन में रखते हैं, पास में नॉर्मली जो होता है गैस होता है, लेकिन हाईली इसको कंडेंस करके इसको लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक। ये कुछ बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट टाइम में जो पॉलिन गेन होता है उसका यूज कहाँ किया जा रहा है, रेस हॉर्सेस को अपनी परफॉर्मेंस को एथलीट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और इसको हाँ परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक, कुछ बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद हमने बताया था यहाँ पे जो प्रोटोनिमा बताया था वो गैमेटोफिटिक स्टेज, प्रोटोनिमा गैमेटोफिटिक स्टेज था कहाँ पे, मॉसेस में, ठीक है। लिवर वर्ड क्या है, मॉस, सॉरी यार, मार्केंसिया क्या है, लिवर वर्ड है कि मॉस है, लिवर वर्ड कैसा है, लिवर वर्ड। और अगर हम बात करें मॉसेस, तो मॉसेस में 3 बताए थे, कौन कौन बताओ, एग्जाम बताओ, बताओ प्रिंस, बताओ, मॉसेस में 3 क्या थे, बताओ, पॉलीट्राइकम, हाँ क्या पूछते थे बोलो, सरगेसम नहीं, सारगासम, सरगासम, हाँ ठीक है। और एक और बता दो, विनेरिया, और एक और है कौन सा, पॉलीट्राइकम, कौन सा, पॉलीट्राइकम, याद रखिएगा। एडियंटम का क्लास बताइए, एडियंटम, टेरोप्सिडा, टेरिस, डायोप्टेरिस एंड एडियंटम बिलोंग टू टेरोप्सिडा, ठीक है। इक्विसिटम किस में आता है, स्पिनोप्सिडा, ठीक।
और ये हम लोग बात करें यहाँ पे, और कौन सा बताते हैं यहाँ पे, टेरोप्सिडा, हाँ लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में कौन सा था जो आपको याद रखना था, सिलेजनेला। क्या है, सिलेजनेला। सिलेजनेला किसमें, लाइकोप्सिडा, सिलाई याद है। तो लाइकोप्सिडा यानी कि लाइकोपोडियम भी इसी में आएगा, वो नाम से क्लियर हो जाता है, इससे ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो हेट्रोस्पोरस है, सब सारे जिम्नोस्पर्म कैसे हैं, और सारे टेडोफाइट होमोस्पोरस है एक्सेप्ट सिलेजनेला और साल्विनिया। सीड हैबिट की शुरुआत कब से कहाँ से हुई है, सबसे पहले वस्कुलर प्लांट कहाँ पे आए, हाँ कहाँ पे आए, सबसे पहले वस्कुलर प्लांट कहाँ पे आए, अरे सुनो हिंदी में, जाइलम ऑफ फ्लोएम सबसे पहली बार कब आया, टेडोफाइट में पहली बार। ट्रू लीफ, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम कहाँ पे आए, टेडोफाइट में। ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम आए टेडोफाइट से, और सबसे पहले सीड हैबिट की शुरुआत यहीं से हुई है, और सबसे पहले वस्कुलर बंडल भी यहीं से स्टार्ट हुआ, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर हुआ, ये कुछ बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। चलो आगे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। अब करें यहाँ पे तो हो गया, खैर ये मैंने कहाँ तक रहा, ये तक रहा था, 12 से स्टार्ट करना है, इसमें कुछ रह गया था, ये वाला टॉपिक रह गया था। क्या लिखा हुआ देखो, हाँ ठीक है। द अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू द मेनी आगजम। कह रहे कुछ आगजम के लिए बहुत नुकसान कर देते, आपको गिर गया माल क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर, स्नो ब्लाइंडनेस। लेकिन कह रहे हैं कि बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनके लिए फायदेमंद भी होता है। देखो, द अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू द मेनी आगजम व्हाइल नॉट ऑल ऑफ द कलर कंपोनेंट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मैरीन प्लांट। मैरीन प्लांट के लिए सारे कलर अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि बहुत गहराई होते हैं, at different depth of the ocean. Among the red, green and brown algae that inhabit the sea, which is likely to be found in the deepest water. सबसे गहराई पे कौन से एल्गी मिलेंगे, हाँ कौन से एल्गी बताओ, कौन से एल्गी मिलेगा, रेड एल्गी, ठीक है। आगे लिख लो यहाँ पे रेड एल्गी, आगे लिख लो रेड एल्गी, लिख लिया। और आगे लिख लो ऐसा क्यों है, बिकॉज रेड एल्गी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में भी क्या बना सकता है, खाना बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक। ये नीट 2008 में आ चुका है वाला फिगर। अब देखो यार यहाँ पे देखो 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 देखो, पहला कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, टेम्परेचर। दूसरा कौन सा पढ़ा, वाटर। तीसरा कौन सा पढ़ा, लाइट। चौथा कौन सा पढ़ा, सॉइल। देखो दादा, ये तो तीसरा कि चौथा है, चौथा, चौथा क्या करे देखो, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल इज डिफरेंट प्लेस वेरी, इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, द विदरिंग प्रोसेस। व्हाट डू विदरिंग प्रोसेस, हाँ टूटना, जो चट्टाने होती है उनका टूटना क्या कहलाता है, विदरिंग। और उन चट्टानों को टूट के मिट्टी बनाना क्या कहलाता है, हाँ नहीं, अरे कहाँ पहुंच गया लड़के, पीडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, पीडोजेनेसिस। चट्टाने टूट के सॉइल बनाना, पीडोजेनेसिस। सॉइल का फॉर्मेशन, पीडोजेनेसिस। चट्टानों को टूटना, विदरिंग। क्या कह रहे, चट्टाने टूटती हैं यानी विदरिंग होती है, क्या होती है, विदरिंग प्रोसेस। whether soil is transported or sedimentary and how soil development occur। अब मिट्टियां दो टाइप की हो सकती है, मान लो कहीं मिट्टी देखते हो तो हो सकता है मिट्टी वहीं की खुद की हो, या हो सकता है कहीं से उड़ते हुए मिट्टियां आ गई हो, नहीं वहां इकट्ठा हो गई हो, दोनों बातें यहाँ पे हो सकता है। या किसी ने मिट्टी लाया हो बाहर से ट्रक में और वहां पर रख दिया हो, ये भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेड। तो तीनों बातें यहाँ पे हो सकती है, खुद की हो और वो कहीं से उड़ के चली आए, या कोई इसको रख जाए। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड। अब कह रहे हैं सॉइल में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होती है, देखो कह रहे हैं यहाँ पे सॉइल कंपोजिशन। सॉइल का कंपोजिशन क्या है, यानी कि उसमें जो मिलने वाले आपको मिट्टियां एक ही जैसी लगती है, लेकिन उसके अंदर देखोगे तो बहुत सारी चीजें होती है, उसमें बालू कोई होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं, आयरन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो अब कह रहे हैं ग्रेन साइज, उनका साइज क्या होता है मिट्टी का, एंड अग्रीगेशन डिटरमाइन द प्रोकलेशन। अग्रीगेशन यानी कि मिट्टियों का आपस में जुड़ाव कैसा है, मिट्टियों का आपस में जुड़ाव कैसा है। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि बालू में पानी डालो, नहीं आप क्या करोगे, पानी उसमें डालते रहोगे, कभी बालू में पानी इकट्ठा नहीं हो पाएगा, सब सूखता जाएगा।
तो मिट्टियों में जो गैपिंग है आपस में, मिट्टी की जो पार्टिकल है बहुत ज़्यादा है, बालू सब पानी सोखता चला जाएगा। देखो यहाँ पे फिर सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन डिटरमाइन द पर्कुलेशन ऑफ वाटर। पर्कुलेशन मतलब पानी का रुकना। किसी कंटेनर में से यहाँ पे होता है ये, यहाँ पे पानी मान लो कंटेनर है, ठीक है, तो कितने देर तक पानी रुका रहेगा। अगर मान लो ज़्यादा होल बड़े बड़े होंगे तुरंत जो है यहाँ से निकल के भाग जाएगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे डिटरमाइन पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो कह रहे हैं कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है वो कौन कौन डिसाइड करते हैं। तो पहला बताइएगा क्या, सॉइल कंपोजिशन, दूसरा बताइएगा मिट्टी का साइज यानी ग्रेन साइज, तीसरा बताइएगा एन एग्रीगेशन, मिट्टी आपस में जुड़े कैसे हैं, ठीक। पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग, ठीक है, ये थोड़ा सा आपसे पूछ सकता है कि पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज डिपेंड ऑन, पहला कौन सा है सॉइल कंपोजिशन, दूसरा कौन सा है बोलो। अरे यार देखो इसको ऐसे कर सकते हो, इस फॉर्म में आएगा पर्कुलेशन, ये अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है, लेकिन ये आ सकता है। कहाँ डिपेंड करेगा, पहला बताओ बोलो। सॉइल कंपोजिशन, सॉइल कंपोजिशन की सॉइल में मिला क्या क्या है, सॉइल कंपोजिशन। जैसे कॉटन के लिए आपने सुना, कैसी मिट्टी अच्छी होती है कॉटन के लिए, ब्लैक, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक अच्छी मिट्टी होती है। ग्रेन साइज हो गया, और हो गया यहाँ पे एग्रीगेशन, यानी कि आपस में जो है देखो, तो सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज और एग्रीगेशन, मिट्टी आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये तीन बातों पर डिपेंड करता है कि उस मिट्टी में पानी कितनी देर तक रुकेगा। पास में जैसे चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी में पानी बहुत देर तक, जैसे तालाब देखो, मिट्टी कैसी होती है, चिकनी होती है, और तालाब में पानी भरा ही रहता है। उसी कभी मिट्टी पे ध्यान दें तो बिल्कुल चिकना होता है, सॉफ्ट होता है, पास में तो वहाँ पानी काफी देर तक रुका रहता है, ठीक। देखो तो पर्कुलेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस बात पे डिपेंड करती है, सॉइल कंपोजिशन पे, ठीक है, किस पे, सॉइल कंपोजिशन और, ठीक है, सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज और एग्रीगेशन, किस पे, एग्रीगेशन, ठीक है। एलपीजी गैस देखो, एस हो गया सॉइल कंपोजिशन, ठीक है, जी हो गया हमारा कौन सा, ग्रेन साइज और एग्रीगेशन। इससे याद कर लीजिए, तो आपको याद रहेगा, ठीक। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि दिस कैरेक्टरिस्टिक अलॉन्ग पीएच, कह रहे हैं ये तो चाहिए होता है साथ साथ में, और क्या कह रहे हैं देखो कुछ चीजें और भी हैं, कह रहे हैं इसमें दिस कैरेक्टरिस्टिक अलॉन्ग विद पैरामीटर सच एज पीएच, इसमें पीएच भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, पीएच भी इंपॉर्टेंट है। मिनरल कंपोजिशन, मिनरल है, कौन कौन से मिनरल है, साथ साथ मिनरल का अमाउंट कितना है, तो मिनरल कंपोजिशन हो गया। टोपोग्राफिक डिटरमाइन, टोपोग्राफिक ये होगा डिटरमाइन टू ए लार्ज एक्सटेंट टू द, अब करें यहाँ पे टोपोग्राफी डिटरमाइन टू ए लार्ज एक्सटेंट टू द वेजिटेशन इन एनी एरिया, इसे छोड़ दो। अब करें यहाँ पे पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन द लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन इन एनी एरिया। अब करें यहाँ पे, अगर आपसे ये पूछता है कि पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस बात पे डिपेंड करता है, तो क्या बताओगे, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन और सॉइल कंपोजिशन, ठीक है। लेकिन अगर कह रहे हैं कि किसी जगह का जो वेजिटेशन होता है, कितने प्लांट होंगे, कैसे प्लांट होंगे, वहां कैक्टस होगा कि नीम होगा कि बबूल होंगे, वो कौन किस पे बात पे डिपेंड करेगा। देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे दिस क्राइटेरिया अलॉन्ग विद द पैरामीटर्स सच एज पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी, इसमें बताया गया पीएच, क्या बताया देखो पीएच। तो अगर बात करें यहाँ पे कि जो वेजिटेशन होता है किसी एरिया में, वो किस बात पे डिपेंड करता है, कैसे प्लांट ग्रो करेंगे, इसकी बात करेंगे यहाँ पे। वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करे बताओ, पहले बताया यहाँ पे पीएच में, किस पे, पीएच में, दूसरा बताओ मिनरल कंपोजिशन, किस पे,
मिनरल कंपोजिशन, तीसरा बताओ बच्चे मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी समझते हो? व्हाट इज टोपोग्राफी? बताओ। और ह्यूमर मतलब नाम लगा रही हो, क्या होता है? सर्वे। किस चीज का सर्वे? नहीं बच्चे देखो देखो देखो, हर जगह देखो जो मिट्टी अलग टाइप का होता है। जैसे आप चले जाओ कोटद्वार में, थोड़ा सा जो पहाड़ी वाला एरिया है, वहां बिल्कुल प्लेन जैसा नहीं मिलेगा। लोग क्या करते हैं, पहाड़ी काट काट के वहां पे उन्होंने खेत बना रखा है, इससे घुमावदार, ठीक है। और वहीं पे वो पानी जब बरसता है तो उसी पानी से पहुंचता है, तो ट्यूबवेल से पहुंचाया जाए, वो ऊपर जितना भी पानी करो बहता वो नीचे लाएगा। हर जगह की मिट्टी अलग टाइप की होती है। कुछ पहाड़ियों पे खेती करना काफी मुश्किल हो जाता है, बस में कुछ कहीं ढलान है, कहीं ऊंचाई है, कहीं कम नीचे है, कहीं ऊपर है। तो वहां जब बारिश होती है सारा पानी नीचे चला आएगा, तो वहां रुके क्या? उसी को बोलते हैं, जो ढलान होती है मिट्टियों का, उसी को बोलते हैं क्या? टोपोग्राफी। बस में कुछ मिट्टी जो ढलान होता है उसका अलग अलग लेवल पे, उसी को हम लोग उसकी पोजीशन का है, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। ठीक है, जैसे माउंटेन में अलग होगा, बाकी जगह अलग होगा, कुछ जगह यहाँ पे अलग होती है, एक जगह मिट्टी यहाँ पे नहीं पाई जाती। तो दिक्कत सबसे ज्यादा उसमें आती है पानी की सिंचाई करने की। तो कुछ भी सिंचाई वगैरह करो, सारा पानी बहते हुए नीचे चला आएगा। यहाँ पे क्या देखो, अब इसे देखो, यहाँ सबसे बताया क्या? पीएच, उसे बताया था मिनरल कंपोजिशन, और बताएगा टोपोग्राफी। तो ये बन क्या गया देखो, टीएमसी। बेसिक बात करें, हाँ बच्चे टिप करना चाहें टिपी कर दो, उसमें क्या टिपी कर दो। टीएमटी कोचिंग होती है ना नीट वाला, तो इससे कर सकते हो, या एमटीपी भी कर सकते हो, जो भी चाहे आपको। याद रहेगा, एमटीपी से ज़्यादा बेटर है ना, ये तो भूल गए होगे। एमटीपी कर लो। एम से क्या बताया हमने? मिनरल कंपोजिशन। टी से क्या बताया? टोपोग्राफी। और पी से क्या बताया? पीएच कंपोजिशन। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे these characterized along with parameters such as pH mineral, these characteristic along with parameters such as pH mineral composition and topography determined to a large extent। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं, ये तो मैंने बताया कि जो तीसरे पॉइंट है, लेकिन कह रहे हैं कि इसके साथ ये मिलके वेस्टेशन डिसाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो तीन है ही हैं, ये भी आपके तीन रहेंगे उसमें। देखो इसका मतलब ये हो गया, इसको भी हमें यहाँ पे मिलाना पड़ेगा। देखो ग्रेन साइज, ई क्या है? एग्रीगेशन। और क्या देखो? सॉइल कंपोजिशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ग्रेन साइज, एग्रीगेशन और सॉइल कंपोजिशन। क्या बन गया देखो? गैस। तो एमटीपी गैस ऐसे याद कर सकते हो, एमटीपी गैस आपको याद रहेगा। अगर आपसे फिर पूछता है पर्कुलेशन और वाटर होल्डिंग, तो तीन आएगा, सिर्फ गैस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर पूछता है कहीं पे प्लांट कैसे होंगे, किस टाइप कटीले होंगे, नीम होगा, कैसे प्लांट होंगे, वो डिपेंड करेगा। ये कितने फैक्टर हो गए देखो? 6 फैक्टर हो गए, नहीं 6 फैक्टर, क्योंकि यहाँ बोला क्या देखो? अलॉन्ग विद, ठीक है यहाँ पे अलॉन्ग विद। ये इसका मतलब कितना होगा? इसको पीएमटी से याद कर सकते हो, या एमटीपी और गैस याद कर सकते हो। हमारा एमटीपी गैस याद कर, ठीक है। तो कहीं पे कैसे प्लांट होंगे वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे पीएच कैसा है, मिनरल कंपोजिशन कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है, ग्रेन साइज कैसा है, एग्रीगेशन कैसा है, सॉइल कंपोजिशन कैसा है। तो ये इस टाइप पे भी ये चीजें पूछ सकता है, ठीक है। और दूसरा बात ये है पूछे कि पर्कुलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है सिर्फ सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज और एग्रीगेशन से, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी। करिए दिस इन टर्म्स डिक्टेट द टाइप ऑफ मिनिमल। अब करें कि जैसा वहां पे पेड़ पौधे होंगे वैसे वहां जानवर होंगे, नहीं है? जैसे मान लो यहाँ पे कि हरी हरी घास होगी तो हर हिसाब से जानवर होंगे, कटीले होंगे, कैक्टस होंगे, तो वहाँ उस टाइप के जानवर होंगे। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ वेजिटेशन नहीं, पेड़ पौधे जैसे होंगे, खाने के सामान जैसा होगा, वैसे वहां पे जानवर भी पाए जाते। देखो कह रहे कि दिस इन टर्म्स डिक्टेट द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन बी सपोर्टेड
सिमिलरली इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल। क्वेश्चन पूछा गया ना, बेंथिक एनिमल दैट कैन थ्राइव देयर, जो वहां पर रह सकते हैं। सिमिलरली द एक्वेटिक एनवायरनमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या मतलब इसका? पहली बात ये समझ लो कि सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। मतलब इसे आप देखते हो जैसे कोई समुद्र है मान लो, तो समुद्र में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, मान लो ये समुद्र हो गया, ये ऊपर कोई भी जानवर अगर मर गया, मान लो कोई मछली मर गई, कुछ भी मर गया, तो जाएगा बेस पे, ये देखो यहाँ इकट्ठा होता जाएगा, देखो हो जाएगा ना, देखो ये जो होता है इसी बोलते हैं सेडिमेंट। क्या है? सेडिमेंट ये है। तो कह रहे हैं कि अच्छा, जो आगजम, बहुत दो टाइप के आगजम होते हैं। एक तो ये होते हैं हमेशा पानी पे वो तैरते रहते हैं, मछलियां देखो पानी में तैरती रहती है, या पानी के मिड में तैरते रहेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो तैरती नहीं है, वो समुद्र के नीचे, ये जो ये बेस होता है जहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग बेंथिक। क्या बोलेंगे? जो समुद्र के बेस से पड़े धरातल में मिले उसको बोलेंगे हम लोग बेंथिक। तो कह रहे हैं कि जो भी सेडिमेंट होता है, कोई भी आगजम अगर डिकम्पोज होगा तो कहाँ आएगा? तो धीरे धीरे करके नीचे बड़े बॉटम पे जाएगी। टाइटनिक जहाज डूब गई, रियल घटना थी, पूरा जहाज वहाज इतना सिस्टम कहाँ चले गए? सारे नीचे यहीं पे इकट्ठे। ये जो जानवर यहाँ पाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे? बेंथिक। और ऐसे जानवर काफी जो है आलसी होते हैं, नीचे या चुपचाप सोते रहते हैं, नीचे चल लेंगे चुपचाप जमीन पे, लेकिन ऊपर कभी नहीं आते। ऊपर आने के लिए तैरना पड़ेगा, एनर्जी खर्च होगी। तो बेंथिक जानवर जो होते हैं, इनकी बात करें, जो बेस पे पाया जाए किसी समुद्र में, उसको बोलते हैं बेंथिक एनिमल। सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक, जैसा यहाँ सेडिमेंटेशन होगा वैसे यहाँ बेंथिक जानवर पाए जाएंगे। बस में खाने का सामान जैसा होगा यहाँ पे, वैसे बेंथिक एनिमल पाए जाएंगे। इसी की बात करनी। तो अगर यहाँ पे पूछता है कि जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या डिसाइड करता है? बेंथिक एनिमल। तो बेंथिक एनिमल कैसे होंगे ये डिसाइड कौन करेगा? सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? उड़ गया ऊपर ताकि मैं कुछ, तो जो धरातल पे जो भी जैसे वहाँ पे प्लांट होंगे, जैसे एनिमल होंगे, जैसा खाने के सामान होंगे, वैसे वहाँ पे जानवर पाए जाएंगे। बेंथिक मतलब वो तलहटी में नीचे पाए जाने वाले। बस में ये हम लोग कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? क्लियर है? तो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक वो डिसाइड करते हैं कि बेंथिक एनिमल कैसे होंगे। और साथ साथ बताया कि पर्कुलेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस बात पर डिपेंड करती है? सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज और एग्रीगेशन पे। और कहीं भी कैसे प्लांट पाए जाएंगे, किस टाइप के प्लांट होंगे, तो 6 बात पर डिपेंड करता है। पहला बताया था हमने कौन सा? पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन और सॉइल कंपोजिशन। ये सारे फैक्टर मिलके कहीं पे किसी जगह प्लांट कैसे पाए जाएंगे वो डिसाइड करते हैं, ठीक है? और बेंथिक एनिमल किस टाइप होंगे, बिच्छू होंगे, सांप होंगे, या किस टाइप के होंगे, वो डिसाइड करता है कि जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक है, सेडिमेंटेशन पे, बेस पे क्या चीज़ है, खाने के लिए मौजूद क्या है, इस हिसाब से खाने के लिए मौजूद होगा, उस हिसाब से वहाँ पे जानवर पाए जाएंगे। मान लो कोई कार्निवोर है तो कार्निवोर तो जानवर होना चाहिए यहाँ पे, कुछ फूड आइटम होना, तभी तो रुक पाएंगे, अदरवाइज मर जाएंगे, ठीक है? तो वही कहने मतलब बेंथिक जगह यानी सेडिमेंट पे, बेस पे जैसे जानवर पाए जाएंगे, जैसे खाना होगा वैसे वहाँ पे जानवर भी पाए जाते हैं। तो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है किसको? बेंथिक एनिमल को। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? याद हो गया? वेजिटेशन और पर्कुलेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये कुछ बात जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलो, तो ये हमारा हो गया खत्म। पर कौन सा है? रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। अब एबायोटिक फैक्टर का बायोटिक फैक्टर पे क्या डिपेंड रिस्पॉन्स आता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। जैसे यहाँ देखो क्या करें, हैविंग रियलाइज्ड दैट द एबायोटिक condition of many habitat may vary drastically in time, we now ask how do organisms living in such a habitat cope or manage with stressful condition। cope मतलब बचाव करना। कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हम लोग उसका कैसे बचाव करते हैं? जैसे मान लो ठंड ज़्यादा है तो हम लोग टी शर्ट पहन के घूमने चले गए, ठंड लग जाएगा फिर समझ लो फिर हालत खराब हो जाएगी। या गर्मी कह रहे हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमने क्या कर लिया, 3-4 स्वेटर पहन लिए, साथ में एक क्या कर लिया, कम्बल भी ओढ़ लिया, हम लोग गर्मी से बच जाएंगे। नहीं है कि नहीं? क्या होगा उसको? गर्मी लगेगी, सोने पे सो गए। देखो अब कह रहे हैं यहाँ पे, वही कह रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग अपने बचने के तरीके ढूंढ लेते हैं। ठंडी आएगी तो हम लोग स्वेटर वगैरह पहन कर लेंगे, और ठंडी आए तो फिर जैकेट, और ठंडी आए तो कंबल, सारा अरेंजमेंट कर सकते हैं। गर्मी में ऐसे ही करते हैं, जैसे गर्मी आती जाती हमारे कपड़े उतरते चले जाते हैं। यहाँ देखो आप कह रहे कोप मैनेज स्ट्रेसफुल कंडीशन, बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप्स ask first why a highly variable external environment should bother organism। क्या करें मतलब यहाँ पे
कुछ ऐसे होते हैं जिनका जिनका टेम्परेचर फिक्स रहता ही नहीं है। जैसे मेढको को देखो, मेढको क्या होता है, बाहर का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जैसा होगा वैसे बदलता जाता है। अगर एटमॉस्फेयर में ठंडी बढ़ती जा रही है, इनके बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा होता चला जाएगा, ठंडा और ठंडा और ठंडा, ठंडा ठंडा ठंडा, फिर ठंडा ही हो गया, वो मर ही जाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, बिल के अंदर घुस जाते हैं। आपको बहुत ठंडी होगी, बहुत गर्मी होगी, कभी भी आपको मेढक नजर नहीं आएंगे, आएंगे क्योंकि उनके लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, मर जाएंगे वो। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम होता है, मॉडरेट कंडीशन होती है, तो निकल के बाहर निकलेंगे और टर टर सुन के शुरू कर देते हैं। यहाँ देखो, अब कह रहे हैं, आप देखो, one would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal temperature. बहुत सारे ऐसे से हम लोग की बात करें, हम लोग में जो होता है बॉडी टेम्परेचर, बोलो क्या करो, डांस करो, हम लोग टेम्परेचर कैसा होता है, हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। अगर 37 है तो 37 ही रहेगा, ठीक। और अगर मान लो किसी को फ्रिज के अंदर डाल दो तो है कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑफरीन जम जाएगा, आइसक्रीम बन जाएगा। बता, ऐसे किसी आदमी को फ्रिज के अंदर डाल दिया, टेम्परेचर कितना होगा, वो जिंदा है उतना ही रहेगा। वेरी गुड। अरे टेम्परेचर कहाँ बदल जाएगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा, उतना ही रहेगा। आदमी का और किसका पूछ रहे हैं, जिंदा है वो, वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड एनिमल का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हाँ? क्या पेप्सी थोड़ी ना है, जम जाएगा वहां पे। देखो आदमी का, कौन कौन, अरे यार हद हो गई, मैंने बोल दिया कि आदमी ठंडा है, सॉरी आदमी जिंदा है, नहीं है। अगर आदमी जिंदा है तो टेम्परेचर 37 ही रहेगा, मर गया तो कुछ भी हो जाएगा। बस मैं तुमने बताया कि आदमी जिंदा है तो उसका बॉडी टेम्परेचर कितना रहेगा, 37 ही रहेगा। बस में कुछ टेम्परेचर नहीं बदल जाएगा, क्योंकि आदमी कैसा है, होम्योथर्मिक है, वार्म ब्लड है। वार्म ब्लडेड एनिमल का टेम्परेचर कभी भी नहीं बदलता है। कुछ समझ में आया? अब देखो, अब कह रहे हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल होता है। जैसे किसी आदमी को आप फ्रिज के अंदर डालते हो तो उसके बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। बात नहीं करो, उसके बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया बड़े तेज काम करने लगता है, हीट प्रोड्यूस करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। जो ठंड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे आप ठंडी आती है तो क्या करते, कैसे होता है, आप देखते हो काम लगते हो, नहीं, उससे क्या होता है, मैकेनिकल फिजिकल एक्सरसाइज, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। और टेम्परेचर बढ़ने से हमारा टेम्परेचर को बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। तो हमारी बॉडी की टेम्परेचर बाहर को उसको न्यूट्रलाइज करने की एबल है, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आप एक सिंपल से एक टी शर्ट पहन के घूम रहे हो, टहल रहे हो, बिल्कुल अपना बॉडीगार्ड सलमान खान तरह, लग जाएगी ठंडी तो पता भी नहीं चलेगी, लोटा लेके दौड़ेंगे। देखो अब हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे, अब कह रहे हैं मतलब और क्या, ठंड लगने का मतलब फिर क्या होगा, फिर डायरिया शुरू हो जाए। देखो अब कह रहे हैं यहाँ पे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बॉडी का हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे कहीं भी पाया जाए। या देखो कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट दैट परमिट ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन टू प्रोसीड विद मैक्सिमल एफिशिएंसी एंड thus enhance the overall fitness of the species। अब देखो एक वर्ड यहाँ पे आया, फिटनेस। डार्विन का कॉन्सेप्ट है फिटनेस वाला। किसका है, डार्विन का। क्या मतलब है डार्विन के हिसाब से, कई बार आ चुका है ये, बच्चे। कोई ऑर्गेनिज्म की फिटनेस अच्छी है, डार्विन ने क्या मतलब बताया इसका, क्या आशय है, व्हाट इज द कॉन्टेस्ट फिटनेस। बॉडी बिल्डर है, जिम जा रहा है, हेल्दी है, व्हाट इज द फिटनेस, फिट। अच्छा, और कोई? बताओ। एक तो यहाँ पे जो दिया हुआ इस टर्म में अगर देखोगे, कह रहे फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोड्यूस विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। फिटनेस मतलब होता है उसके बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। अगर फिटनेस की बात देखें तो वो कह सकते हैं कि वो अपना काम करने में बेहतर काम कर सके। किसी भी ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी वो हो जिसमें वो बेहतर काम करे, मैक्सिमम कर सके, उसके ऊपर वो फिर काम न कर पाए, वो क्योंकि यही मेरी लास्ट थी, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता भाई, तो उसकी क्या हो गई, वो फिटनेस एफिशिएंसी हो गई पास में। लेकिन डार्विन कॉन्सेप्ट क्या है, फिटनेस है। तो डार्विन के हिसाब से फिटनेस का मतलब था सिर्फ कौन सा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस।
कोई भी आगजम है जिसके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो सके, तो क्या कहेंगे? वो रिप्रोडक्टिव फिट है। ये बताया था किसने? डार्विन ने, ठीक? लेकिन नॉर्मल यहाँ जो बात किया गया है, वो किया गया है कि अगर उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छी है, ठीक है? और बढ़िया सा वो मेहनत कर सकता है, काम कर सकता है, क्या कि मैं इससे ज़्यादा और मेहनत कर सकता हूँ, फिर वो और करेगा, फिर और कर सकता हूँ, और करेगा। एक लेवल आएगा कि जहाँ पे उसकी एफिशिएंसी कि नहीं मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, तो उसका एफिशिएंसी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। लेकिन जब भी बात आएगी डार्विन के हिसाब से फिटनेस से क्या मतलब है? सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस से। ऐसा कोई भी आगजम दुनिया में इसके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी हो, तो हम बोलेंगे उसको कि उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस अच्छी है। ठीक, अब देखो कहने कि दिस कॉन्स्टेंसी ऑफ एग्जाम्पल कुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। आइडली देन ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी टेम्परेचर हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हम लोग बात करेंगे, लेकिन कहने की बात यहाँ है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं? अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, उसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। या एक एग्जाम्पल और भी आता है, ठीक है? एक चीज और देखो यहाँ लिखा हुआ है, कहने एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन दैट टेंड टू अपसेट इट्स होम्योस्टेसिस। क्या मतलब? देखो यानी कि कह सकते एक ये अभी पूछा था, डब्ल्यू कैनन ने दिया था। किसने दिया था? होम्योस्टेसिस जो टर्म है ये दिया था डब्ल्यू कैनन ने। होम्योस्टेसिस टर्म किसने दिया? ठीक है, किसने दिया बोलो? डब्ल्यू कैनन ने। क्या है होम्योस्टेसिस? पूछा है कई बार, बताओ। हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो चेंजिंग है, बदलाव है, उनको क्या करना? रेजिस्ट करना, अपोज कर रहा है। यही टेंडेंसी क्या है? होम्योस्टेसिस। टेंडेंसी टू रेजिस्ट वेरिएशन इन एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये है डब्ल्यू कैनन ने दिया था होमोस्टेसिस कॉन्सेप्ट। उसकी डिफिनेशन यहाँ लिखा नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख लो यहाँ पे। टेंडेंसी टू रेजिस्ट वेरिएशन इन एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। टेंडेंसी टू रेजिस्ट वेरिएशन इन एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। हो गया? टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन वेरिएशन इन एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। टेंडेंसी टू रेजिस्ट वेरिएशन इन एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। रेड एल्गी, विकास कुमार ने बताया। रेड एल्गी, क्या बात है। एन टर्मिनल, विकास कुमार ने बताया। एम टर्मिनल, विकास कुमार ने बताया। वाई राइसिडा पारिसफोरम ट्राइकोडर्मा, लिख नहीं पाया, कोई बात नहीं है। ठीक विकास, बहुत सही बहुत सही। मतलब छाए रहोगे ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। विकास छाया हुआ भाई, क्या बात। एटमॉस्फेयर, ठीक है। बाहर कैसा भी मौसम हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, लेकिन आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है? 37 डिग्री। कितना? 37 डिग्री। उसमें आया? यही है क्या? होमोस्टेसिस। और ये टर्म दिया था डब्ल्यू कैनन के द्वारा। ठीक, पूछा गया कई बार ये। देखो आगे, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देखो, लेट अस टेक एन एनालॉजी। सिमिलरिटी देखते हैं यहाँ पे। क्लेरिफाई दिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सपोज ए पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज हर बेस्ट व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री। ये क्या होता है? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री। और केल्विन में बात करेंगे तो 298। कितना? 298 केल्विन, है ना? देखो, तो कह रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे मान लो कोई बॉडी अच्छा काम कर सकता है, परफॉर्म हिज बेस्ट व्हेन टेम्परेचर इज 25 डिग्री एंड विशेष टू मेंटेन इट, और इसको ये मेंटेन करना चाहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा बॉडी एक्टिव रहता है और हमें अच्छा फील होता है। आपने देखा होगा कई बार सुबह जब आप उठते हो तो आपको अच्छा अच्छा फील होता है। सुबह उठते हो तो बहुत थोड़ा सा खराब भी लगता है, ठीक, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर जो है आपका चेंज हो गया, बदल गया। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर बहुत गर्मी हो गई, मान लो 35 हो गई या 40 हो गई, 40 मान लो, 40 पे इतनी गर्मी लगने लगी कि आपका नींद खुल जाएगा। सुबह उठो तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आपको बड़ा अजीब लगता है। इसके अलावा मान लो सुबह का टेम्परेचर हो गया सपोज दैट 10 डिग्री या 12 डिग्री, और आपके पास चद्दर भी नहीं ओढ़ने के लिए, नहीं है, तो क्या होगा फिर? सो पाओगे? ठंड के मारे भी आपको नींद नहीं आएगी। तो दोनों बातें हैं। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो अच्छा काम करता है, और वो ये चाहता है कि 25 डिग्री ही हमारा टेम्परेचर रहे हमारे एटमॉस्फेयर का। तो अब देखो क्या है, मान लो वो ऑफिस जाता है तो वहाँ एसी लगा हुआ है,
तो एसी ऑन कर दे कितने 25 पे, मेंटेन हो गया। और मान लो ये हाँ गर्मी के मौसम है और ठंडी के मौसम है, तो उसके यहाँ क्या लगा हुआ है, रूम हीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रूम हीटर लगा हुआ है, तो रूम हीटर चला दिया मेंटेन कर लिया कितना 25 डिग्री। लेकिन जो रूम हीटर चलाते हैं तो उसका बिल कितना आएगा, जो एसी चलता है उसका बिल कितना आएगा। और कितने ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ एसी लगी हुई है, और कितने ऐसे लोग हैं जो हीटर चला रहे हैं, दोनों बातें हैं। तो कह रहे हैं हीटर चलाना या एसी चलाना ये मतलब काफी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हर कोई इसको नहीं चला सकता। अलग बात है कि जो किराए पे रहते हैं वो एसी चलाते हैं, बच्चे लोग। मकान मालिक जैसे कहते मकान मालिक जैसे पता चलेगा, मकान मालिक नजरिए से ही रहते हैं। जैसे आप किराया लेने जाओगे, वो किराया लेने जाओगे, देखो पहले बता दे रहा हूँ, हीटर वीटर नहीं लगाना है, सिगरेट तो बिल्कुल नहीं पीना है, ठीक है। और जितनी चीजें मना करेगा वही चीज बच्चे करते हैं। देखो यहाँ पे मतलब, क्योंकि बच्चे को भूल जाता है कि हमें क्या क्या करना होता है हॉस्टल में, और वो याद दिला देता है कि ये चीज बिल्कुल नहीं करना है। तो बच्चा अच्छा ये भी होता है, वो कर लेते। आप कह रहे हैं यहाँ पे 25 डिग्री, कह रहे 25 डिग्री वो मेंटेन करना चाहता है, एंड विशेष टू मेंटेन इट इवन व्हेन इट इज स्क्रोचिंग हॉट और फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड। कह रहे कि ऐसा भी हो सकता है स्कोचलिंग हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, झुलसता हुआ है, गर्मी है, फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड, ये बाहर बिल्कुल बर्फ गिर रहा है, बहुत ठंड है, -17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मान लो, तब भी उसके बॉडी टेम्परेचर कितना रहना चाहिए 25 डिग्री। तो अपने आप को 25 पे मेंटेन करता है। करेक्ट, इट कुड बी अचीव्ड एट होम, उसको कैसे कर सकता है, देखो घर पे मेंटेन कर सकता है। कैसे, देखो इन द कार, जब कार में जाएगा तो उसमें क्या चला होगा, मान लो ठंडी है, ठंडी तो क्या लगा लेगा, हीटर लगा लेगा, कार में ही हीटर होते हैं। और अगर मान लो गर्मी है तो एसी चला लेगा, तो कार में मेंटेन हो गया। कार के बाद कहाँ पहुंचा, ऑफिस, और ऑफिस में एसी लगा लेगा, है ना, वहां भी। और घर पे आएगा तो घर में एसी कुछ लगे हुए हैं, तो मिला के अपने बेड टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखा हुआ है। कह रहे कि इट कुड बी अचीव्ड एट होम, इन द कार, वाइल ट्रेवलिंग, एंड एट वर्क प्लेस बाय यूजिंग एन एयर कंडीशनर इन समर एंड हीटर इन विंटर। ठीक, आपका जो गवर्नमेंट ऑफिस होता है वहां पे हीटर उनको धड़ल्ले से उड़ाल लगाई जाती है, और ये कि नहीं 3-3 हीटर लगाए जाते हैं, नहीं, वहां पे लगाओ देखा जाएगा। देन हिज हर परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमम, क्योंकि उनके बॉडी टेम्परेचर उसने मेंटेन करके रखा कितना 25 डिग्री पे, तो काम भी अच्छा करेगा, बढ़िया से अपना कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा हो तो अच्छा कर रहा होगा, जो भी काम कर रहा हो अच्छा कर रहा होगा। देखो कह रहे कि यहाँ पे देन हिज हर परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमम रिगार्डलेस ऑफ द वेदर अराउंड हिम, उसके बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा भी हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। क्या मतलब, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने आप को, अपनी एटमॉस्फेयर खुद अपने आप से बना ले रहा है, घर पे चाहे ऑफिस में चाहे अपने कार में। यहाँ देखो कहते हैं यहाँ पे ऑलवेज मैक्सिमम, रिगार्डलेस ऑफ द वेदर अराउंड हिम। हियर द पर्सन होम, होम्योस्टेसिस की बात करें यहाँ पे, होम्योस्टेसिस इज अकम्प्लिश नॉट थ्रू द फिजियोलॉजिकल, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नहीं है, बॉडी के द्वारा नहीं है। दो ऐसे लोग, एक गांव का बंदा है और एक शहर का बंदा है, दोनों में फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी, गांव के बंदे में एसी नहीं है, हीटर नहीं है, क्योंकि शहर का बंदा उसके पास एसी भी है और हीटर भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकल नहीं है, बॉडी के द्वारा नहीं है। अगर बॉडी खुद मेंटेन करती है तो फिजियोलॉजिकल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बाहर आर्टिफिशियल जो तरीके हैं उनसे ये मेंटेन कर रहा है। आर्टिफिशियल क्या है, एसी और हीटर, एसी और हीटर की मदद से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद द सिचुएशन, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे इनसे बच पाते हैं। हम लोगों ने क्या कर लिया, एसी लगा लिया, लेकिन मछलियां क्या करती हैं, बाकी जानवर क्या करते हैं, मेढक क्या करता है, ठीक है, शेर क्या करता है, कभी भैंस को देखा है एसी लगाते हुए, इसने हीटर लगा लिया, ताप रहा है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है, उनको कोई फर्क पड़ता है। कुछ लोग होते हैं बड़े प्यार से उनको क्या करते हैं, बोरे का स्वेटर बना के उनको पहना देते हैं, बकरियों को स्वेटर पहना देते हैं, टोपी भी लगा देते हैं, नहीं ऐसा करते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक, देखो क्योंकि बॉडी ने जो एटमॉस्फेयर, नेचर ने उनको ऐसा बनाया है, बाल बड़े होते हैं इसलिए उनको जल्दी ठंडी और गर्मी नहीं लगती। खैर कह रहे हैं कि ये तो बात कर रहे हैं कि जो जानवर होते हैं उनको कैसे वहां पे क्लियर करोगे। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, ये ग्राफ दिया गया, ये आया क्वेश्चन नीट 2008 में, एक बार और रिपीट किया गया था, दो टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें आया था लेबलिंग करने के लिए, ठीक है, कन्फॉर्मर, रेगुलेटर और पार्कर रेगुलेटर। और एक ये दिया गया था, ये जो कौन सा एक्सिस देखो, वाई, दो बार क्वेश्चन पूछा गया था,
एक से पूछा कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। तो वाई एक्सिस पे क्या दिया है, इंटरनल लेवल, क्या दिया है, इंटरनल लेवल मतलब बॉडी के अंदर के लेवल। और एक्स एक्सिस पे क्या दिया देखो, एक्सटर्नल लेवल। क्या मतलब, एक्सटर्नल लेवल मतलब बाहर के जो एटमॉस्फेयर, इंटरनल लेवल हमारी बॉडी के अंदर के। नहीं देखो, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले पहला देखो कन्फर्मर, देख रहे हैं कि एक्सटर्नल लेवल बाहर का जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रीन वाला देखो कन्फर्मर, तो कन्फर्मर का जो इंटरनल लेवल टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या आपको पड़ रही है, हाँ तो नहीं हो, तो नींद आ रही देखो। अब कह रहे हैं कि क्या करें, दोनों पैरेलल जा, देखो इसके ग्राफ जा रहा है सीधे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो क्या बोलेंगे कन्फर्मर। ये बाहर के टेम्परेचर बढ़े तो हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़े, तो बोलेंगे कन्फर्मर। और देखो यहाँ पे क्या करें, देखो बाहर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है या बाहर टेम्परेचर घटता जा रहा है, लेकिन हमारी बॉडी टेम्परेचर देखो क्या है, कांस्टेंट है, दिख रहा है रेड वाला क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। चाहे किसी आदमी को फ्रिज के अंदर डाल दो या कहीं और डाल दो, वैसे रहेगा कि जिंदा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेगुलेटर। तो बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो, लेकिन यहाँ पे जो हमारी बॉडी टेम्परेचर, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो क्या बोलेंगे, रेगुलेटर। साथ में हम लोग क्या हुए, रेगुलेटर, क्या हुए, रेगुलेटर। मेढक कैसे हुए, कन्फॉर्मर, कैसे हो गए, कन्फॉर्मर। और देखो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कुछ हद तक टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर वो अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। मतलब कहने मतलब ऐसा करता है, शुरुआत में क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होता है, बाहर का टेम्परेचर बदला, इनके बॉडी टेम्परेचर भी बदल गया, ठीक, और उस हिसाब से। लेकिन कुछ लेवल तक आगे जब जैसे जाएगा, तो आगे की लिमिट ऐसी आती है जहां पर टेम्परेचर कुछ भी बदले, इनके बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है। तो शुरुआत में तो वेरिएशन होता है एटमॉस्फेयर के हिसाब से, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, खुद अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। क्या बोलेंगे, पार्शियल रेगुलेटर। कुछ नहीं कर पाते, यहां से आता देखो, यहां तक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहां से यहां तक ये करने लगे। तो ये तीन चीजें हो गई, कन्फॉर्मर, रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर। इसको कर लोगे आप, है ना। ये लेबलिंग करने के लिए आया था, कन्फॉर्मर, रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर, स्कूल ABCD करके दे दिया गया था, इसको मैचिंग करना था, नीट 2008 में पूछा गया है। क्लियर है, ग्राफ क्लियर है। तो वाई एक्सिस पे क्या है बताओ, इंटरनल लेवल, और एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्सटर्नल। तो ये पूछा गया था, एक ABCD लेबलिंग करना था, रेगुलेटर, कन्फॉर्मर और पार्शियल रेगुलेटर, इसको भरना था। दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे अब तक पूछे गए, ठीक है। चलो फिर से बता दें, यहाँ पे किसी जगह का जो वेजिटेशन है, प्लांट कैसे होंगे, वो 5 नहीं 6 फैक्टर में डिवाइड करता है। बताओ पहला है, टेम्परेचर और वाटर, लाइट। लाइट कहां से आ गया, लाइट कहां से आया, वेजिटेशन की बात कर, वेजिटेशन, हाँ, हम्म, और 12 कंपोजिशन, ठीक है। परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, बताओ जी सर, बोले रहे हो, सर हिला रहे हो ऐसे, बोलो। हाँ, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन और सॉइल कंपोजिशन, गैस से मैं कुछ, और ये तो ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग, और अपने बॉडी की जो बाहर में चेंज, एटमॉस्फेयर में जो बदलाव है, वो हमारी बॉडी जो उसको रेजिस्ट करती है, विरोध करती है, अपोजिट करती है, तो क्या बोलते हैं टेंडेंसी को, होमोस्टेसिस। टर्म होमोस्टेसिस वाज गिवन बाय डब्ल्यू कैनन। क्या बोलते हैं, डब्ल्यू कैनन। और होमोस्टेसिस जो होता है, ये सिर्फ जो होम्योथेरेपिक होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, सिर्फ वही कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाता, सबकी बस की बात नहीं, क्योंकि ये काफी कॉस्टली प्रोसेस है। ये हमने ग्राफ के बारे में बताया, जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, और इसमें कोई खास चीज नहीं पूछ सकता है, ठीक है। चलो, ये हम लोग बात करें किसके, यहाँ पे पहला, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में जब बदलाव होते हैं, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है। अब देखो आगे, अब देखो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कौन सा, रेगुलेटर। तो रेगुलेटर कैसा, सस्ता है कि महंगा, महंगा है ना। AC लगाना, हीटर लगाना, ये महंगा प्रोसेस होता है, क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आता है, और बिजली बिल अगर फ्री में है तो फिर तो कुछ भी चलाओ, नहीं। देखो यहाँ रेगुलेटर फ्री में है, लग रहा है ना, मकान मालिक को बता देंगे अभी जाके कि लड़की लगाती है हीटर वगैरह, पता है कि नहीं पता है आपको, नहीं, एक लेटर भेज देंगे उसको, चलिए, तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं, लगा रहा हूँ उनको, ये लगा रखा हूँ ना, देखो बढ़िया है। AC लगवा लेते हो, बिजली बिल देना नहीं होता है, नहीं, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। देखो कह रहे कि
सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन, पहले तो बताया रेगुलेट, तो रेगुलेट तो आपने समझ लिया होगा कि अपनी बॉडी टेम्परेचर ये मेंटेन करके रखते हैं, बाहर का एटमॉस्फेयर चाहे कैसा भी हो, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी बॉडी जो है खुद कर लेती है, फिजियोलॉजिकल। सम टाइम बिहेवियर आल्सो, कभी कभी बिहेवियर होते हैं। व्हाट डू मीन बिहेवियर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। स्वेटर पहन लिया, गर्मी आई तो स्वेटर उतार लिया, टी शर्ट पहन लिया, दिस इज बिहेवियर, ठीक। एक चीज हो सकता है। दूसरी चीज एक भी हो सकता है कि जैसे मान लो ठंड का समय है और ठंड में आपके हल्का सा बाहर धूप निकल आई, अब कमरे के अंदर हो, आपका ठंड रहा, क्या है ठंड कांप रहे हैं, तो आप क्या किए, धूप में चले गए। बस वहाँ गर्मी मिली, लेकिन वहाँ पे देखते जैसे गर्मी बढ़ती गई तो वहाँ भाग आए फिर से, गर्मी बहुत तेज है, होता नहीं होता है, बहुत तेज जलने लगता है फिर, है ना, फिर वो ठंडी तरफ भाग जाते, जब ठंडी तरफ आते तो बिल्कुल रात में अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है फिर कमरे में, पता है ऐसे। तो क्या है बिहेवियर, देखो यहाँ पे ऐसे एक छिपकली होती है, अभी आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, उसकी करती है कि जब उसको ठंड लगती है तो धूप में आके ठंड गर्म धूप को सेकती है और धीरे धीरे उसको बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहां से भाग आती है छायादार स्थान पे। इसको बोलते हैं बिहेवियर। क्या बोलते हैं? बिहेवियर। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे फिजियोलॉजिकल होता है, कभी कभी बिहेवियर भी होता है, मीन विच इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और इस तरीके से इनके बॉडी टेम्परेचर होता है हमेशा कहता है कांस्टेंट होता है। और देखो कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, और उनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, पीएच भी कांस्टेंट होता है, तो बॉडी टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहता है, ठीक। कह रहे कि यहाँ पे ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, कौन कौन आते हैं देखो यहाँ पे, सारे बर्ड्स आएंगे, सारे मैमल्स आते हैं। बर्ड अपने बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है? मेंटेन कर लेते हैं। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इन species are indeed capable of such regulation, thermoregulation, ठीक है, एंड osmoregulation। ये पॉइंट आपको ध्यान देना जरूरी है कि कौन कौन ऐसे जो अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। क्या बताया? सारे बर्ड्स, सारे मैमल्स, कुछ लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। और देखो आगे कह रहे कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट, एंड हु इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट? कौन है इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट? अर्नेस्ट मायर। कौन है? अर्नेस्ट मायर। कह रहे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट सक्सेस ऑफ मैमल is largely due to their ability to maintain constant body temperature and thrive whether they are live in Antarctica or in the Sahara Desert। मतलब ये कहने का मतलब ये हो गया कि जो मैमल के सक्सेस का राज क्या है। मैमल, हम लोग क्या है? मैमल है। अब कहीं भी देखो, श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में देखो ह्यूमन तो पाया ही जाएगा। पोलर एरिया वहां भी ह्यूमन मिलेगा, पास में इक्वेटर है वहां भी ह्यूमन मिलेगा। तो कह रहे हैं आदमी जो है या मैमल जो है हर जगह पाया जाएगा। उसके सक्सेस का राज क्या है? क्या राज है? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वो अपने बॉडी के टेम्परेचर क्या करता है? कांस्टेंट मेंटेन कर लेता है। बस में कुछ तो वही कह रहे हैं सक्सेस ऑफ मैमल जो है उसकी वजह क्या है? वो अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, चाहे वो अंटार्कटिका रीजन हो जहां पे हमेशा बर्फ रहता है, ठंडा एरिया, या डेजर्ट, सहारा डेजर्ट हो जहां पे हमेशा गर्मी रहती है, टेम्परेचर 45 डिग्री तक चला जाता है, 50 डिग्री तक, तो वहां भी बर्दाश्त कर लेते हैं। बस में कुछ तो कह रहे हैं कि इसकी वजह क्या है? तो क्या बताएंगे? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। आगे देखो तो कौन कौन जो है रेगुलेटर बताया हमने? सारे बर्ड, सारे मैमल्स, कुछ लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। बस में तो वर्टिब्रेट लोअर से क्या मतलब है? लोअर से मतलब यहाँ पे जैसे हमने बताया, यहाँ पे कौन कौन हो सकते हैं? कुछ जानवर यहाँ पे नाम नहीं दिए गए हैं। और इनवर्टिब्रेट जो आप पढ़ रहे थे, पोरीफेरा, मोनेरा, सॉरी पोरीफेरा हो गया, सिलेंडेटा हो गया, ठीक है, और आपके कांड्रोमेटा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, इसकी बात करें, ये किस में आते हैं? इनवर्टिब्रेट में। यहाँ देखो द मैकेनिज्म यूज्ड बाय द मोस्ट मैमल रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर सिमिलर टू द वंस दैट वी ह्यूमंस यूज। वी मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे पहले जो एनसीईआरटी आई थी वहां लिखा हुआ था -37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमने यहाँ पे मेल किया था, देख लोगे, चेक कर लो, ठीक है। हाँ हमने मेल किया, काफी कई साल तक चलता रहा, फिर हमने मेल, कई लोगों ने मेल किया होगा खैर, है ना। क्या ठीक है, मतलब -37 लिखा हुआ था। अरे सबको पता है 37, छोटे बच्चे को पता रहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो मिस्टेक थी वहां पे लोगों की। अरे उसने नहीं बनाया गया पहली बात। अब बोलो,
वो कुछ नहीं बनाया गया है। देखो बनाया जाता तो हाँ बवाल तो होता ही कि आपने तो इतना दे रखा है, मालूम पहले लिख देता -37, लिख देता 37, -37 देखा तो वो भी माना जाता, 37 तो वो भी माना जाता। ठीक, तो हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं कभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हट दिया गया। देखो कह रहे कि हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं, 37 इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर। जब बाहर के टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होता है, वी स्वेट प्रोफ्यूजली, हम क्या करते हैं, पसीने आते हैं हमें लगातार, और पसीने से क्या होता है, हमारी जो हीट होती है बाहर की निकलती है, द रिजल्टिंग इवेपोरेटिव कूलिंग। उसके बाद जब हीट बाहर निकलती है तो हमारा बॉडी क्या होता है, ठंडा ठंडा महसूस करता है, ठंडा ठंडा नहीं। कैर इज सिमिलर टू व्हाट हैपेंस विद ए डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन। अब कहें जो कूलर होता है, ठीक, वो क्या करता है, बिल्कुल ठंडा करता है, स्वेटिंग हो निकलती है, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा हवा हम लोग को ठंडा ठंडा लगता है। ब्रिंग डाउन द बॉडी, इस तरह से क्या होता है, देखो बॉडी टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है, और कम होने कहाँ चला जाएगा, 37 पे। इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर इज मच लोअर देन 37 वी स्टार्ट टू शिवर। जब टेम्परेचर 37 से नीचे चला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, शिवरिंग करते हैं, कांपना शुरू कर देते हैं, दांत तिकटाना शुरू करते हैं, इससे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे हमें यानी कि गर्मी मिलती है। क्या है, एक तरीके से एक्सरसाइज है, विच प्रोड्यूसेस हीट एंड इरेजेस द बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर को ये बढ़ा देता है। प्लांट ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर, और प्लांट में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं पाया जाता है जिससे अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन, जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वैसे प्लांट का टेम्परेचर होगा। तो कुल मिला के ये बताने का पर्पज था कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ठंडी में कैसे करेगा, शिवरिंग करेगा, गर्मी में क्या करेगा, इवेपोरेशन करेगा, स्वेटिंग होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो हीट होगी एक्सेस में बाहर निकल जाती है स्वेट की फॉर्म में। तो हमारी मैमल का सक्सेस का राज क्या बताया, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो मैमल अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, चाहे वो सहारा डेजर्ट में हो, चाहे वो अंटार्कटिका में हो, इसी वजह से ये हर जगह पाए जाते हैं, कहीं इनको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। ठीक, तो ये कुछ बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। जैसे मेढक को डाल दो फ्रिज के अंदर, अब एक्सपेरिमेंट करना है इसको, और फ्रिज के अंदर डाल दो, हो जाएगा, मजा आएगा, मर गया आ जाएगा, वो हो जाएगा, मर जाएगा। या माइक्रोवेव में डाल दो, टेम्परेचर बढ़ाते क्या हो जाएगा, पक जाएगा, पकेंगे नहीं, बढ़ जाएगा उसमें। ठीक है, उसको डाल के देखो, क्योंकि वहां भागने कोई रास्ता नहीं, खुद के ऊपर नीचे, उसके बाद वहीं पे निपट जाएगा। देखो खैर हम लोग बात कर रहे हैं रेगुलेटर। तो रेगुलेटर कौन कौन होते हैं बताओ जरा, सारे बर्ड, सारे मैमल, कुछ लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरी बात क्या है, अगर आपसे पूछे कि मैमल के सक्सेस का राज क्या है, सक्सेस मतलब मैमल हर जगह पाए जाते हैं दुनिया में, हर जगह। इसकी वजह क्या बताई, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कि मैमल इकलौता ऐसा है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। ठीक है, और हम लोग की बात करते हैं कितना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, 37। ये ठंडी मेंटेन करते हैं कि गर्मी में, कि बरसात में, दोनों कंडीशन में, हर जगह ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। तरीका क्या होता है, अगर ठंडी होगी तो शिवरिंग, गर्मी होगी तो स्वेटिंग, इन दोनों तरीके से इसको मेंटेन कर लिया जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं रेगुलेटर की। हमने जो ग्राफ बताया था उसमें वाई एक्सिस पे क्या था, इंटरनल, और एक्स एक्सिस पे अभी से घूमे घूमे घूम रहे हो, देखो अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ है। देखो अगला हमारे पास देखो कन्फॉर्मर। कन्फॉर्मर का ग्राफ कैसा था बताओ, स्ट्रेट लाइन होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल कैसा था, स्ट्रेट लाइन। ठीक, देखो करें अब यहाँ पे बात अगर हम करें तो ये सबसे छत पे पहुंच गया, देखो और नीचे आ जाओ, कन्फॉर्मर स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा। देखो आगे कन्फॉर्मर कह रहे कि एन ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग मतलब परेशान होना किसी चीज को लेके, बिल्कुल अरे यार कैसे होगा, तैयारी कैसी हो, ये सब परेशान, उसी बोलते हैं ओवरवेलमिंग। व्याकुल इसको बोलते हैं हिंदी में। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 99% ऑफ एनिमल्स, 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट, लगभग सारे प्लांट, कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ये अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन कर सकते हैं। कौन कौन, देखो 99% ज्यादातर एनिमल, ज्यादातर एनिमल, और साथ साथ में प्लांट, ये अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन
नहीं कर सकते हैं। बाहर का टेम्परेचर जो भी होगा उसी हिसाब से उनकी बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। याद देखो, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट, जब बाहर का टेम्परेचर जैसा होगा वैसे बदलता जाएगा। इन एक्वेटिक एनिमल द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद दैट ऑफ द एम्बिएंट एयर। अब अगर आप जो एक्वेटिक एनिमल की बात करते हैं कि जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है जो बॉडी फ्लूइड का, कह रहे कि चेंजेस विद दैट ऑफ द एम्बिएंट एयर, बाहर का जैसे हवा जैसी होगी उस हिसाब से इनके बॉडी टेम्परेचर बदलेगा, कंसंट्रेशन बदलेगा। वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जैसा भी होगा उस हिसाब से ये बदलता जाएगा एम्बिएंट एयर। तो कह रही बॉडी फ्लूइड चेंजेस विद दैट ऑफ एम्बिएंट एयर वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। कह रहे मतलब ये हो गया कि मान लो पानी खारा है, पानी कैसा होगा, समुद्र, खासकर जो समुद्र की जो मछलियां मतलब कौन बताते हैं एडिबल फिशेज में, मैक्रेल, सार्डिन, हिल्सा, पॉम्परेट, इनका जो किसी ने मीट खाया हो मछली वगैरह को तो कैसे लगते हैं, हल्के से नमकीन लगेंगे। ठीक है, नमक इसमें कम डालने की जरूरत है, मैं कुछ, क्योंकि ऑलरेडी कहाँ रहते हैं खारे पानी में। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ऐसे जो जानवर जो पाए जाते हैं उनमें ऑलरेडी साल्ट कंसंट्रेशन पाया जाता है। देखो, तो अगर आप इसको बनाओगे तो आपको अंदाजा लग जाए कि मछलियां कहाँ की, समुद्र की है कि फ्रेश वाटर की है। देखो आप तो वही करें यहाँ पे, क्योंकि वो समुद्र खारे पानी में रहती है तो उनके बॉडी का एटमॉस्फेयर वैसा ही हो जाता है। वही करें जो जानवर जहाँ पाए जाते हैं वैसे वहाँ पे कंसंट्रेशन भी वैसा हो जाता है। दिस एनिमल एंड प्लांट आर सिंपली कन्फार्मर, उसको बोलते हैं कि हम लोग कन्फार्मर, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन ना कर पाए। कंसिडरिंग द बेनिफिट ऑफ द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनिज्म, कह रहे हैं कि जो अपने बॉडी को मेंटेन करने के फायदे क्या क्या है। कह रहे फायदे तो बहुत है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसको ये महंगा प्रोसेस, कैसा है, महंगा है। एसी लगाना, हीटर चलाना महंगा प्रोसेस है। वी मस्ट आस्क व्हाई दीज कन्फार्मर्स हैड नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर। अब आप ये पूछेंगे जो कन्फार्मर है ये रेगुलेटर क्यों नहीं बन पाए, कन्फार्मर रेगुलेटर क्यों नहीं बन पाए। ये तो बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है कि सारे स्टूडेंट क्या हुआ, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं मेंटेन कर पाए, क्योंकि काफी ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे सारे बच्चे एम्स में क्यों नहीं जा पाए पास में, क्योंकि वो पढ़ाई थोड़ा सा कम कर पाए। ठीक है, या पेपर सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, नहीं, तो ऐसी चीजें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वही कह रहे कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनिज्म, कह रहे वी मस्ट आस्क व्हाई दिस कन्फार्मर हैड नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर। ये सारे रेगुलेटर क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि रेगुलेटर बनना एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। देखो आप कहने की रिकॉल द ह्यूमन एनालॉजी वी यूज एबो मच एज दे लाइक, हाउ मेनी पीपल कैन रियली अफोर्ड एन एयर कंडीशन। ये कह रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो एयर कंडीशन को अफोर्ड कर सकते हैं, इनके घर में एसी लगा हुआ है, बहुत कम लोग होंगे क्योंकि ये महंगा होता है। देखो कि मैनी सिंपली स्वेट इट आउट एंड रिजाइन देमसेल्फ टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन द हॉट। तो करते क्या है, अब क्योंकि उनके यहाँ तो एसी तो है नहीं, तो करते क्या है, बैठे रहते हैं, पंखा चलाते हैं, है ना, पंखा चलाएंगे, साथ साथ में स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होती है तो उससे बॉडी अपने आप सर्वाइव कर जाती है। देखो कह रही कि हाउ मेनी पीपल कैन रियली अफोर्ड इन एसी कंडीशन, मैनी सिंपली स्वेट इट आउट एंड रिजाइन देयर देमसेल्फ टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन हॉट समर मंथ। थर्मोरेक्स गांव की बात कर लेते हैं, अगर गांव में देखोगे तो गांव में कैसा होता है, वहां तो ऐसे कुछ होता नहीं है, तो पंखे चलाते रहेंगे, या उनको देखा होगा खेत में काम करते रहे तो पसीना जो ऊपर से टप टप चूता रहता है, और काम करते रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो उनका स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से इनको कूलिंग मिल जाए। थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन वो उसमें काम में इतना एंगेज रहते हैं उनको पता ही नहीं चलता, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, वो काम हमेशा करते रहते हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि स्वेट, और दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे कि थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। थर्मो रेगुलेशन कैसा होता है, ये एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। जैसे एसी लगाना, हीटर चलाना कैसा होता है, एक्सपेंसिव होता है। जैसे मान लो आप एसी चला रहे हो रेगुलर, 3 से 4 हजार का बिल तो एक्स्ट्रा बढ़ना ही बढ़ना है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जिसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल, लेकिन ये बात स्मॉल एनिमल के लिए सही है, लाइक श्रीव एंड हमिंग बर्ड। ये क्या देखो हमिंग बर्ड, अच्छा हमिंग जो हमने बर्ड बताया थे कैसे होते हैं, रेगुलेटर। बर्ड कैसे थे, रेगुलेटर। श्रीव जो होते हैं, श्रीव क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। श्रीव क्या होते हैं, कह जो मैमल्स होते हैं, तो मैमल और बर्ड की बात करते क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। क्या बताया हमने, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। उसमें तो आ गया ना, ये देखो दिस पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल लाइक श्रीव एंड हमिंग बर्ड।
हीट लॉस और हीट गेन इज फंक्शन ऑफ द सरफेस एरिया। हीट लॉस और हीट गेन, कितना हीट बॉडी से निकलेगा या कितना हीट बॉडी में रहेगा, ये किसके फंक्शन में होता है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीट लॉस भी ज़्यादा होगा, नहीं ज़्यादा निकलेगा। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे जब आप सोते हैं ठंडी में और गर्मी में, सोने में क्या डिफरेंस है पता है? ठंडी और गर्मी में सोने में क्या डिफरेंस, खासकर आपके पास रजाई वजाई नहीं है, रजाई मान लो है क्या, चद्दर है मान लो, चद्दर चद्दर है, ठंडी में कैसे सोते हो? यूं बैठ जाएगा बिल्कुल, बीच में नहीं हो, बिल्कुल सिकुड़ के उसी में, ठीक है, होता है सर। और गर्मी में पैर फैला के बिल्कुल आराम, मजा ले किसी चार पे किसी दूसरे सुला दो, तो भाई कोई मम्मी कहेंगे भाई इसको भी सुला लो, घंटा मार के भगा दे, मम्मी हम अकेले सोएंगे, गर्मी लग रही है हमें, भगाते कुछ, होता है सर। तो आप जो है कभी भी उसको नहीं सुला पाओ, क्योंकि वहां पे क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। क्यों होता है ऐसे? जब आप सिकुड़ जाते हैं इससे क्या होता है? सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो हीट लॉस कम होता है। जो आप सोते हो, रजाई ओढ़ते हो तो गर्मी कहाँ से आती है? आपकी बॉडी से की रजाई से है, तो रजाई क्यों ओढ़ते हो अगर बॉडी से आता है? बाहर ना जाए, बिल्कुल बाहर ना जाए ना हमारी बॉडी की हीट को, हाँ बिल्कुल हमारी बॉडी की हीट बाहर ना जाए, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कंबल वगैरह। हीट निकलती है हमारी बॉडी से, बस में वही कह रहे हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया, वही कह रहे हैं सरफेस, अगर आप मान लो ठंडी के दिनों में अगर टांग फैला के सो गए, समझ लो फिर गए काम से, ठंड तो लगना ही लगना है, नहीं देखो हल्का से पैर खुल जाता है रजाई से, देखो ठंड लग जाती है आपको, ठीक। वही कह रहे हैं सरफेस एरिया फिनोमेना है। स्मॉल एनिमल्स हैव ए लार्जर सरफेस एरिया, जो स्मॉल एनिमल होते हैं उनमें सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा निकलेगी, तो ठंड और गर्मी दोनों बराबर लगेगी। रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, किसी कंपेयर में उनका सरफेस एरिया उनके वॉल्यूम कंपेयर में, उनके वॉल्यूम के कंपेयर में, वॉल्यूम कम है सरफेस एरिया ज्यादा होता है। दे टेंड टू लॉस बॉडी हीट वेरी फास्ट, और इसमें जो हीट होगी बहुत तेज निकलेगी। व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, अगर ठंडी होगी तो हीट लॉस बहुत तेज होगा, गर्मी होगा तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उनका अचानक। देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू द मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म की मदद से जो है इसको हम लोग मेंटेन करते हैं। देखो आप, दिस इज द मेन रीजन व्हाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन। इसलिए कह रहे हैं बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं वो पोलर रीजन में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पोलर रीजन में जो छोटे एनिमल होंगे तो वॉल्यूम कंपेयर में सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा सरफेस एरिया का तो हीट जल्दी से निकल जाएगा, उनकी हीट ही निकल जाएगा बॉडी के अंदर, मर जाएंगे वो। आपने सुना हो कहेंगे वहां पे ठंड लग गई है, क्या मतलब ठंड लगने का? सरफेस एरिया ठंडी में से सलमान खान बन रहे तो थोड़ा सो रहे, ठंड लग गई, ठीक, अब क्या हो गया? ठंड लगने से फिर क्योंकि उल्टी भी होगी और टॉयलेट बार बार जाना पड़ेगा, पूरी बॉडी का फ्लूइड खत्म हो जाएगा, तो फिर डेथ भी हो जाती है। देखो आप कह रहे वही कह रहे हैं कि जो छोटे एनिमल होते हैं ये पोलर रीजन पे नहीं पाए जाते, क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम कंपेयर में ज्यादा होता है, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो सारा हीट बाहर निकल जाएगा, बस में कुछ वही कह रहे हैं आप। देखो कह रहे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ evolution the cost and benefit of maintaining a constant internal environment are taken into consideration. Some species have evolved the ability to regulate but only over limited range of environmental condition beyond which they simply conform. मतलब कहने कुछ एनिमल हमने बताया था, एक हमने और बताया था पार्शियल कन्फॉर्मर, पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर में क्या बताया था? शुरुआत में अपने बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उसके बाद एक स्टेज जाने के बाद अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। क्या बोला था हमने? पार्शियल रेगुलेटर। सबसे ऊपर वाला कौन सा बताया था? कन्फॉर्मर, ठीक है। और फिर ये कौन बताया था? रेगुलेटर। और फिर यू क्या बताया था? पार्शियल रेगुलेटर। वाई एक्सिस पे क्या था? इंटरनल वॉल्टेज, और एक्स एक्सिस पे एक्सटर्नल। ये कुछ बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। ये खत्म हो गया। ध्यान रखिएगा श्री और हमिंग बर्ड। श्री क्या है? मैमल्स है, और हमिंग बर्ड क्या है? ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हीट लॉस की बात करें, यहाँ देखो ये डायरेक्टली प्रश्न होता है किसके? सरफेस एरिया। जैसे आप पढ़ते हो किसमें? केमिकल काइनेटिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली पर्सन टू सरफेस एरिया, डायरेक्टली पर्सन टू प्रेशर, डायरेक्टली पर्सन टू क्या? कंसंट्रेशन, प्रेशर, ठीक, 90% टू क्या? कैटलिस्ट। ये सारी बातों पर डिपेंड करता है। वैसे यहाँ भी होता है हीट लॉस, हीट गेन जो होता है वो सरफेस एरिया का 90% होता है। जो सी होते हैं
हमिंग बर्ड होते हैं, छोटे छोटे जानवर होते हैं, छोटे छोटे जानवर में सरफेस एरिया बड़ा बड़ा होता है, इस वजह से इनको हीट बहुत जल्दी लॉस होता है, ठीक है, और ठंड भी बहुत ज्यादा इनको लगती है। ठीक, चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक पे। क्या देखो, ये क्या पढ़ा हम लोगों ने, कन्फॉर्मर। कौन सा कन्फॉर्मर? खास बात कौन कौन से थे कन्फॉर्मर में? 99% एनिमल, क्या 99% एनिमल और नियरली ऑल प्लांट। रेगुलेटर में कौन था? हाँ, बोलो कौन थे रेगुलेटर में? वर्टिब्रेट, ठीक है। चलो, और कन्फॉर्मर में कौन थे बताओ? ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं तो जो युद्ध के मैदान में क्या होते हैं, लड़ते हैं कि टेम्परेचर चाहे कितना भी बढ़े मैं यहीं डटा रहूंगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि गर्मी का मौसम है, 1-2 महीना तक चलेगा, कहीं और चलते घूम के आते हैं ठंडे वाले एरिया पे, शिमला चलते, नहीं वहाँ ठंडा एरिया, यहाँ पे गर्मी है, 1-2 महीने वहीं रुक लेंगे, जब तक वहाँ पे यहाँ पे मौसम बदले तब तक वहाँ से वापस आ जाए। तो ठीक है, माइग्रेशन क्या बोलेंगे, माइग्रेशन, माइग्रेट। ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेली फ्रॉम द, टेम्परेली मूव करता है माइग्रेशन, मोर हॉस्पिटेबल एरिया है रिटर्न व्हेन स्टिल फुल पीरियड ओवर। हॉस्पिटल मतलब जो हमारे हिसाब से अनुकूल होता है, बस में। तो ये लोग गर्मी के मौसम में, मेरे बच्चों की छुट्टी हो गई तो निकल लेते हैं कहाँ, शिमला, वही ठंड में घूमेंगे, मजा करेंगे वहीं पे। नहीं देखो, आप करेंगे लेकिन क्या ये परमानेंट निकल जाता? वहीं गए शिमला में बस गए, मकान वकान ले लिया, प्लॉट ले लिया और वहीं मकान बना लिया, वहीं रुक गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, टेम्परेरी, ये लोग टेम्परेरी जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे गर्मी थोड़ा सा कम हो जाएगी, फिर वापस चले जाते। ह्यूमन एनालॉजी दिस स्थिति लाइक ए पर्सन मूविंग फ्रॉम, बिल्कुल वैसे जिसे दिल्ली, शिमला, दिल्ली मान लो गर्मी, समर, गर्मी हर जगह, शिमला शिमला कैसा होता है, ठंडा होता है। कि मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस, जो बर्ड्स होती हैं ट्रेवल, माइग्रेशन टू ट्रेवल एरिया, जहाँ अच्छी एरिया होती है, जहाँ पे टेम्परेचर में बढ़िया रहता है, वहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है। जैसे एक जगह बताया कि देखो, एवरी विंटर, ठंडी के समय, ठंडी के समय फेमस, यहाँ बताया गया, यहाँ पे केवलाडो नेशनल पार्क कहाँ पे है, भरतपुर, कहाँ पे, राजस्थान, होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड कम फ्रॉम, क्या मतलब, जो केवलाडो नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान में, यहाँ क्या पड़ता है, गर्मी पड़ती है, क्या पड़ती है, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका ठंडा एरिया या फिर साइबेरिया, बस में, तो साइबेरिया से थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स वहां से चली आती है कहाँ, यहाँ भी पासपोर्ट होना चाहिए, नहीं वीजा भी लगना चाहिए। कहाँ से आए हो, चौ 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 करेंगे यहाँ पे, देखो क्या बता पाएंगे, क्या उनके गले में हम लोग क्या लगते हैं, पासपोर्ट लटका दें कि हम साइबेरिया से आ रहे हैं, कोई पासपोर्ट नहीं चेक कर लेगा। देखो आप कह रहे कि की बात ध्यान गया कब, विंटर में, तो विंटर में हर विंटर को साइबेरिया से, जैसे साइबेरियन क्रेन बोला गया था, जो हंस नहीं होते उड़ के आते हैं वहां से, वो कहाँ आती, भरतपुर राजस्थान में, कहाँ पे, केवलाडो पार्क में। और यहाँ पे क्या करती हैं वो, गर्मी मजा लेती हैं, और जैसे धीरे धीरे यहाँ पे मौसम बदलता है, वहां गर्मी शुरू हो जाती है, यहाँ से फिर से वापस चली जाती हैं। बस में कुछ तीसरा सा, सिर्फ साइबेरिया से नहीं, और भी बहुत सारे जो कोल्ड रीजन है, ठंडे एरिया है, वहां से भी बर्ड्स आते हैं, क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब उनके पास कोई अरेंजमेंट तो है नहीं कि हीटर जला लें या कोट पहन ले, कहाँ होगा, नहीं होगा, तो मजबूरन क्या करना, इनको आना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, काडो नेशनल पार्क कहाँ पे है, पूरा राजस्थान। जब आप राजस्थान जाओगे आपसे मिलता है पूरा, है ना, आप देखोगे। खैर है, क्या हुआ, अरे यार टाइम ज्यादा हो गया क्या, ओ तुमने बताया नहीं है, 11:23 हो गया है, ओहो, चलो कोई बात नहीं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करा देंगे, ठीक है। ओके बच्चे, तो अब काफी लोग जा रहे हैं घर ना,
कितने लोग जा रहे हो? हाँ, नहीं जा रहे? गुड। क्लास चलवा दें क्या इसमें? क्वेश्चन करवा दें क्या? इस बीच क्वेश्चन करवा सकते हैं, है ना? हाँ, कौन रहे? कोई रहेगा नहीं, मसला ये है। जो रमेश है, नहीं नहीं नहीं, रमेश बाबू भी चले जाएंगे, क्वेश्चन करवा, उससे क्वेश्चन करवा दें, कोई बात नहीं, अभी दीपावली में हो लो, उसके बाद बीच में जाने नहीं देंगे फिर, ठीक है, फिर करवाएंगे। अभी जाना तो घूम आ जाके, कोई दिक्कत नहीं, जाओगे? हाँ, वो कर लो, ये कर सकते हो बिल्कुल। जो आप इस छुट्टी में यही कर सकते हो, जो पीछे छूट गया वही कवर कर लो, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे बायोलॉजी, ये काम कर सकते हो। आगे मत पढ़ो कुछ, जो पीछे छूट गया है उसको पूरा कर लो, ठीक है। और सुनो एक चीज और, अरे सुन तो लो, शाम के बैच में हमने जो है वो एनिमल किंगडम में शुरुआत थोड़ा सा टॉपिक करवाया है। अब जब आप लोग होंगे तो उसके साथ में करवा देंगे, एक साथ। वहाँ पे हमने रिप्रोडक्शन एकदम स्टार्ट करा दिया है, ठीक है। जिसका छूटा वो कर सकता है। शाम को क्यों नहीं आते? हाँ, आप वहाँ के पास, ठीक है। जिनको करना होगा, रिप्रोडक्शन छूटा तुम्हारा है क्या? अरे देख, देख लो ना, ये भी ठीक है, अब तो सुविधा हो गई है। बैटरी कब से चले गई?